नमस्कार दोस्तों, बीटू की कहानी में आपका स्वागत है। मार्च का महीना था। लौंग की डालियां फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंदो बाला तंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इस धूप में जब्त हो जाएंगे और धूप का रंग हरा सब्ज हो जाएगा और लौंग की शाखों पर हरे हरे लौंग नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलंगू पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा आ से झंझना उठेगी और फिर इस बुलंदो बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी मई का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां ना फूटी थी। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा ना था। अभी संबल की झील पर कंबल के चराग फैशन ना हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बैलौंस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे लौंग के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। मई में जमिस्तान की आखिरी सब में जब लौंग के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपना शिकस्तियाँ तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे सिकारे सतह ए आब पर रक्सा ओ जरला बहार की आमद के मुतजिर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। दोपहर खत्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच से गुजर गए और अब वो उफुक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रही थी। शाम का किरमंजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और किरमंजी से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया, हत्ता कि लौंग के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई। और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की झुनकी तेज तर होती गई और नथने उफ के बर्फीले लफ्ज में से सुन्न हो गए और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई। वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने धीरे से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे साने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां पर रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे हाथ पर रख दिया और जैसे लौंग के फूलों से भरी साख झुककर मेरे कंधों पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप हंसी, बोली, पापा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आई थी, क्योंकि मैंने कहा, मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली मनोरमा के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि लौंग के पहले सगुनों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो दोपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा न था, उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी और अभी आई न थी। और जब तक वो न आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियाँ और जरवालो तुम्हारे लिए
कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच खफा खड़े हो। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है। आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और फिर झील के सैर करें। आज लौंग के पीले फूलों का मुशर्रफ भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने पापा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में धोखे में रखा है, क्योंकि आज दिन अच्छा है और लौंग के फूल सुक्त शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और हिमालय के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी, ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और कहा, तो आज रात भर जागेगी। आज हिमालय की बहार की पहली रात है। आज मेरे गले में हिमालय के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में जाफरान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा। फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमासरा हो उठी और किश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों का मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाज़ों जैसे नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से जिंदगी का धीरे धीरे सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात के कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका और पूरे चांद की रात का बहार आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, आओ चले झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, लौंग के दरख्तों की कतार खत्म हो गई, तल्ला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे। झाड़ियों में मेढक बोल रहे थे। मेढक और झिंगुर और बिनड़े, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी, खुशबू चुपचाप मोहब्बत के इंतजार में हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतजिर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतजिर, इंसान के इंसान को चाहने की आरजू की मुंतजिर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के विच हुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुकद्दस लम्ह की मुंतजिर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर जमीन बहुत नर्म थी और चांदनी पत्तों की ओर से छनती हुई आ रही थी और मेढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और उसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे जोर जोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कमल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नरम हवाओं के तलीफ झोंके यकायक बुलंद होके सदमा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसियाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और ज़मीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिल के नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचों खम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते गए और कलियों की सतह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब यही वही मेढक की आवाज़ थी, वही झील के नरम नरम बोसे और कोई छाती से लगा सिसकियाँ ले रहा था। मैंने धीरे धीरे कश्ती खोली। वो कश्ती में बैठ गई। मैंने अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खे कर झील के मरकज में ले गया। यहाँ कश्ती आप खड़ी हो गई, ना इधर बहती थी ना उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली।
उसमें से जरवालो निकाल कर मुझे दिए। खुद भी खाने लगी। जरवालो खुशक थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जरवालो खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो धीरे से बोली, पिछली बहार में तुम ना थे, पिछली बहार में मैं ना था और जरवालो के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाख हिलाने पर फूल टूटकर सतह जमीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं ना था और जरवालों के पेड़ फलों से लदे फदे थे। सब्ज सब्ज जरवालों, सख्त खट्टे जरवालों को नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और जवान सी सी करती थी और नाक बहने लगती थी और फिर भी खट्टे जरवालो खाए जाते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सब्ज जरवाले पक्के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए और डाल डाल में मुशर्रफ के सुर्ख शगुफे झूम रहे थे और मुशर्रफ भरी आंखें, चमकती हुई मासूम आंखें मुझे झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बहार में मैं ना था और सुर्ख सुर्ख जरवालों खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर दिए, खूबसूरत लबों ने उनका ताज़ा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर चूसने के लिए रख दिया। और जब ये जरवाले सूख जाएंगे तब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी तो मैं आऊँगा और उनकी लज्जत से लुत्फ़ अंदाज हो सकूँगा। जरवालो खा के हमने खुबानियाँ खाई। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मज़ा देने लगती। नर्म नर्म बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांत से तोड़ा और खुबानी का बीज निकालकर मुझे दिया। खाओ, बीज लौंग की तरह था। ऐसी खुबानियाँ मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियाँ होती हैं उसकी कि मैं क्या कहूँ। जब खुबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और खुबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बहार में और मैंने सोचा पिछली उड़ीसा में मैं था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में मैं नाजुक नाजुक पत्तों के भर गया था, फिर उसमें कच्ची खुबानियों के सब्ज और नोकीले फल लगे थे। अभी इन खुबानियों में गुठली पैदा ना हुई है और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते हैं। पिछली बहार में मैं ना था और फिर इन खुबानियों में गुठलियाँ पैदा हो गई थी और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज लौंग को भी मात रखते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियाँ अपनी रंगत में हिमालयी दोसिजाओं की तरह सबीह थी और ऐसी की रसदार सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों में झांकती नजर आती थी। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगती और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुबानियाँ तोड़कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रस भरी खुबानियाँ खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सोंधी सोंधी खूबसूरत हुई, सुनहरा सेका हुआ भुट्टा और करहरे दाने, साफ सफ़ाक मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद सीरी। वो बोली, ये मिस्री मक्के के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छिपा के, अम्मा की आंखों से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी, फिर उसने उसी जगह में खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दे, जिन्हें मैं खाने लगा और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं, ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी लेकिन मैं ना था।
जब तेरे बाप ने हल चलाया था, खेतों में गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी पिया था, जमीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिसमें तूने काली थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सीढ़ियाँ निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी, और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी। तब मैं नहीं था, लेकिन भुट्टों के अंदर दाना पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लगा जाए तो दूध बाहर निकल आता था। ऐसा नर्म ओ भुट्टे इस धरती ने उगाए जाते थे और ना मैं यहाँ पर नहीं था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगने से कुछ न होता था, अपने नाखून के ही टूटने का एहतिमाल था। भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थी अब सुनहरी और आखिरी में स्याही माइल होती गई। मकई के भुट्टों का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी नहीं था यहाँ। और फिर खेतों में खलिहान लगे और खलिहानों में बैल चले, भुट्टों से दाने अलग हो गए और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेक के अलग रख दिए। जब मैं यहाँ पर नहीं था, धरती थी, तकलीफ थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं नहीं था। मैंने मुसर्रत की तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात जैसे हर बार पूरी हो गई हो। कल तक ना पूरी थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया, उसके होठों का गर्म गर्म लफ्ज अभी तक इस भुट्टों पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं। वो बोली, हंस कश्ती डूब जाएगी तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 77 बरस के करीब थी, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में अब तक चमक रही थी, जैसे अभी भी वो कल है। मेरी ऐसी मोहब्बत मैंने आज तक नहीं होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया ओ माफिजहा से बेखबर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं उड़ीसा गया और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊँगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल कर बातें कर रही थी। वो दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लोकमे डालते जाते और हंसते जाते। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसर्रत में इस कदर महब थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है। और जब मैं देखा, फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें, जब मोहब्बत एक तरफा हो, औरत की तरह बेकाबू हो जाती है और ओरिया होके रक्म करने लगती हैं। आज तेरे घर में खिजा आ गई है, बहार आ गई है, जैसे एक बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैंने सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 50 बरस के बाद लौट कर आया हूँ। मेरे बेटे के बाद मेरे साथ है। मेरी बीबी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटे की बीबियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते झील के किनारे आ निकले हैं और
मार्च का महीना है और दोपहर से शाम हो गई और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा लौंग के पेड़ों की कतार देखता जाता हूँ और खुनक हवा में सफ़ेद फूलों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हसीन लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीबी अपने पति को आवाज़ दे रही है, वो उसे खाने का पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और एक रोता हुआ बच्चा एकाएक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई माझी गा रही है और उसकी आवाज़ गूंजती गूंजती उफ़ुक़ के उस पार गुम हो जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर लौंग के पेड़ों की कतार खत्म हो गई, तल्ला भी खत्म हो गया। झील का किनारा है, ये खुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया। मगर कश्ती, ये कश्ती है, मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर है, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं। कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है। मेरी बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ, आधी सदी हो गई मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है, आखिर मैंने उसे खरीदा था। देखा जाए तो मैं अभी उसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही क्या है। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने पति के लिए खाना बना रही है। उसे देखकर ठिठक जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। मैं 50 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। अब इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया। आप लोग को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं ये घर कह कर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम कर जम गई। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैंने नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप हंस दी। बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलवाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीबी है, ये मेरा बड़ा पोता है। सलाम करो बेटा, ये पोती है मेरा। अब उसे जगाना नहीं, परसों उसे बुखार आ रहा है, उसे सोने दो। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैं दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों से दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो है भी वो काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के लोग भी अंदर चले आए। अब खूब गहमागहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्दी घुल मिल गए। हम दोनों धीरे धीरे बाहर चले आए, धीरे धीरे झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम उस रोज क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही थाली में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में
लुक़्मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान से पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था। उसी रोज़ तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया। तुमसे मिलने के जाए तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा अचंभव हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल गए। खेलते-खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते-भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत लम्हे हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई, बोली, आज तुम आए हुए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी ज़िंदगी बना ली है। इसकी सारी खुशियाँ और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है और आज तुम भी आए, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था ज़िंदगी भर तुम्हें नहीं मिलूँगा, इसीलिए इतने बरस इधर-उधर कभी नहीं आया। अब आया हूँ तो ज़रा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा है। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते-खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चाँद चमक रहा था और वो चाँद हैरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं मरती। बहार ख़त्म होती है लेकिन फिर दूसरी बहार आती है। छोटी-छोटी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है लेकिन ज़िंदगी की बड़ी और सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में ना थे, ये बहार तुमने देखी। इससे अगली बहार में तुम ना होगे, लेकिन ज़िंदगी भी फिर भी होगी और जवानी भी होगी और खूबसूरत और प्रेम और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहाँ कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरी दरख्त है। ये है मेरे जीवन की सबसे दिलचस्प कहानी। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों और संबंधित लोगों के शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।